ईरान अमेरिका जंग में नया मोड़, ट्रंप का बयान, कहा 2 दिनों से ईरान से अच्छी बातचीत, हमने ईरान पर हमले रोकने के दिए निर्देश। ईरानी मीडिया ने नकारा, कहा ट्रंप से कोई बात नहीं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे, आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों और राज्य नेताओं ने दिए बधाई संदेश। धामी सरकार में प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन को सराहा। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरु रानी का अनूठा पौधारोपण अभियान जारी, लगातार 615वें दिन भी जारी है अभियान, लोगों से समर्थन की अपील। देहरादून में क्यूआरटी की बड़ी कार्रवाई, जिले में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्ती, घरेलू और कमर्शियल गैस स्टॉक बढ़ाने के निर्देश, होम डिलीवरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। एसएसपी के सख्त निर्देश पर पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, नशे के व्यापार पर कड़ा प्रहार, अलग अलग क्षेत्रों से एक हिस्ट्री शीटर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के सफल 4 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों से आमजन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। विधायकों और मंत्रियों ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित किए। धामी सरकार ने जहां एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। आपदा प्रबंधन से लेकर निवेश को बढ़ावा देने तक हर क्षेत्र में सरकार की सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये 4 साल बहुत ही विकास और प्रगति के रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए जिस तरह से धामी जी ने कार्य किए हैं वो बहुत ही तारीफ के योग्य हैं। और उन्होंने निश्चित तौर पर उत्तराखंड की प्रकृति, उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर जो समृद्धि का संकल्प उन्होंने दिया है, तो आज मैं समझती हूँ कि हमारे युवाओं को रोजगार, विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सड़कों का डामरीकरण और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की जो व्यवस्थाएं उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लिए प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाई हैं। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश सरकार की सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और विश्वास का ही परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड में सनातन की पताका पूरे आत्मविश्वास के साथ लहरा रही है। यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा तथा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दृढ़ संकल्प एवं निर्णायक नेतृत्व में देवभूमि की जमीन पहचान और अस्मिता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाए गए हैं। अतिक्रमण और अवैध कब्जों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर हजारों अवैध कब्जे हटाए गए, जिससे कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश में व्यवस्था, अनुशासन तथा सुशासन की भावना अधिक मजबूत हुई है। प्रदेश सरकार के इन 4 वर्षों का कार्यकाल जनविश्वास, विकास, सशक्त उत्तराखंड के संकल्प का प्रतीक है। वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में जिस तरह के काम किए हैं, उस तरह से लगता है कि 4 साल बेमिसाल का जो नारा है वो पूरी तरह से सार्थक साबित हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने
हिंदुस्तान का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की है। इसके अलावा सड़कों का जो नेटवर्क है वो बहुत ही जबरदस्त इन 4-5 सालों में बनकर देवभूमि उत्तराखंड में 4 साल बेमिसाल। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये 4 साल बेमिसाल जो कार्यकाल पूरा किया है, इसलिए मैं सभी पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देती हूँ और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी सभी पदाधिकारियों को भी और जनता को भी बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बजट जो पास हुआ है, जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो बजट पास हुआ है, इसमें हमारी विकास की जो योजनाएं हैं वो सभी के धरातल पे उतरी हैं और जन विश्वास और जन कल्याण का जो ये बजट पास हुआ है, इसमें मैं सरकार का बहुत बहुत आभार और बधाई प्रकट करती हूँ। जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी और कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसमें वही बहन और हमारी लक्ष्मी किट जो योजना है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहनों को जो रोजगार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पास किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 से 25 मार्च तक प्रदेश भर में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में 23 मार्च को आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोपहर 12:30 बजे जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में सजीव प्रसारण भी किया गया। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का सभी जिलों में आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई तमाम प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को कई किटें भी बांटी गई। बड़ी संख्या में जिले भर से आए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ तमाम नेताओं ने भी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में हर विधानसभा में कार्यक्रम हुआ। हरिद्वार जिले में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया, सरकार की 4 साल की सब योजनाएं बताई, अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, ऐसी हमने पूरी 3 दिवसीय यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई है। देखिए, जो राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद मुख्यालयों में जो कार्यक्रम हो रहा था, उसी क्रम में आज हरिद्वार जनपद में ऋषिकुल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई। साथ ही विभिन्न लाभार्थियों को भी यहाँ पर उनकी जो योजना है उसे लाभ दिए गए। जहां एक तरफ बीजेपी आज धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दूसरी तरफ सीईसी सदस्य और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि खत्म हो चुकी है, जिसके तहत राज्य को 28,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने की बात सामने आई है। हमने जो अभी हाल फिलहाल बजट सत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी, ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी इस सरकार ने की। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में कमी की गई। अब जो 15वां वित्त आयोग था, उसने
5 साल में 28,000 करोड़ रुपए दिए। जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद हो गई। आने वाले 16वां वित्त आयोग जो अब शुरू हुआ है उसने ग्रांट देने से, जो डेफिसिट ग्रांट है वो देने से मना किया। तो उत्तराखंड सरकार की आय घटी है और वो घटी हुई आय का जो असर है वो आने वाले डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है और कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जो है ग्रोथ रेट जो है -4 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति ये है कि 1726 गांव निर्जल हैं और लगभग 1700 विद्यालय बंद है। तो कैसे आप पलायन रोकेंगे? कोई सरकार ने इस दिशा में कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ना कि जो बजट में जो बात होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी और उसके आसपास समेत पूरे जनपद में नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ के नेतृत्व में नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन को लगातार साकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जनपद की पुलिस इसी दौरान काठ गोदाम पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 2 नशा तस्करों के कब्जे से स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। मंत्री महोदय के निर्देश के और पीएचक्यू तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे, उसी के क्रम में हमारा अभियान चल रहा था। इसमें जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से मिलाकर के कुल 91.1 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आए कि जो अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही एनडीपीएस के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं और बाकी इनसे जानकारी में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें मिले हैं उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और माननीय एसएसपी महोदय ने इसमें टीम के प्रोत्साहन के लिए 2,000 रुपए के नगद इनाम की भी घोषणा की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक सकारात्मक और जन सरोकार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी का अनूठा पौधारोपण अभियान 615वें दिन भी लगातार जारी है। अभियान को लेकर अपने संबोधन के दौरान दिनेश गुरुरानी ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालय बचाओ अभियान केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने मौजूद जनसमूह को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए मालिकाना हक संघर्ष समिति को पूर्ण समर्थन देने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को जन समर्थन मिलने का स्पष्ट संकेत भी दिया। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां क्यूआरटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जिले में एलपीजी कालाबाजारी पर सख्ती नजर आई। गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया और आपूर्ति पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही हजारों उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई बैकलॉग एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सॉफ्टवेयर समस्या से गैस आपूर्ति का बैकलॉग बढ़ चुका है। घरेलू और कमर्शियल गैस स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होम डिलीवरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन भी इस वक्त जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर होम डिलीवरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन लगातार जुटा है। बागेश्वर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे वक्त से लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जहां स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। मामला 16 मार्च 2026 का है, जब शिकायतकर्ता विक्रम सिंह दानू ने पुलिस को एक गंभीर शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोपाल चंद्र बनवासी नामक व्यक्ति उनके होटल भवन को अवैध निर्माण बताकर
उसे गिराने की धमकी दे रहा था। आरोपी ने पहले ही 40,000 रुपए की जबरन वसूली कर ली थी और अब 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। उनके द्वारा बागेश्वर कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि एक व्यक्ति जो गोपाल वनवासी है, उनके व्यवसायिक जो इमारत है, भवन है, उसको अवैध निर्माण आकर उसको ध्वस्त कराने को लेकर उनसे रुपये की मांग करना है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा तुरंत कोतवाली बागेश्वर में एफआईआर पंजीकृत की गई सेक्शन 308 के अंतर्गत एक्सटॉर्शन के अंतर्गत, जिसमें विवेचना की गई और विवेचक द्वारा अभियुक्त गोपाल वनवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बीती रात करीब 8 बजे देहरादून के धर्मावाला चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा उपद्रव किए जाने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों के पास से एक कार बरामद की गई है, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी और नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों से एक हिस्ट्री शीटर के साथ 6 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के कब्जे से 1 किलो 944 ग्राम अवैध गांजा, 5.18 ग्राम स्मैक और 3 पेटी से ज्यादा अवैध देशी शराब बरामद की गई। नैनीताल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैंची धाम दर्शन को आए परिवार की खड़ी गाड़ी में आग लग गई। सैनिटोरियम पार्किंग में कार खड़ी हुई थी, जब पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी ये है कि दिल्ली पश्चिम विहार निवासी अजय कुमार अपने परिवार और बच्चों के साथ बीते दिन बाबा के दर्शन करने के लिए पहली बार कैंची धाम पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले ही उन्होंने ग्लेंजा कार खरीदी थी और इसी से परिवार के साथ दर्शन करने आए थे। सोमवार सुबह सैनिटोरियम बाईपास स्थित पार्किंग में खड़ी उनकी कार में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त परिवार कार से बाहर था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में नगर निगम ने पशु प्रबंधन को लेकर अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर में आवारा कुत्तों, बंदरों और पालतू पशुओं से जुड़ी बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया, जो हर तरह की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के मुताबिक पालतू श्वान पॉलिसी 2025 को 14 मार्च से लागू कर दिया गया, जिसके तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों को घुमाने या गंदगी फैलाने पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है। तो वहीं बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए अभियान चलाकर कई इलाकों से बंदरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं पे जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्यवाही है, सख्त नोटिसिंग कार्यवाही है। जो भी पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं उनको बिना लीश के, बिना मजल के उनको घुमाते हैं, शहर में, गांव में, घरों में जहां पर भी उनको गंदा करते हैं, उनको गंदगी को उठाते नहीं हैं, उनके विरुद्ध कंप्लेंट आने पर सख्त चलानी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से शक्ति पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत आज से कर दी गई है, जिसके तहत प्रदेश भर के 304 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के मुताबिक नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है, इसलिए इन आयोजनों को शक्ति पूजन नाम दिया गया। कार्यक्रमों के तहत बूथ स्तर तक कीर्तन भजन आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
हमने इसमें इस कार्यक्रम को नाम भी शक्ति पूजन ही दिया है और ये कार्यक्रम हमारे सारे 304 मंडल हैं हमारे और 304 के 304 मंडल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने रखा है ऐसा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बूथ तक की महिला तक पहुंचे या बिल्कुल निचले स्तर तक हम पहुंच पाए, तो इसमें हमने कीर्तन मंडलियां और महिला मंगल दल। उत्तराखंड में हर साल होने वाली चारधाम यात्रा इस बार 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही इसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा गैर हिंदुओं के प्रवेश और आस्था से जुड़े एफिडेविट की चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब पंच गंगोत्री मंदिर समिति के नए फैसले ने सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया। समिति की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के साथ ही गंगा जल और गौमूत्र से तैयार पंचगव्य ग्रहण करना अनिवार्य करने की बात कही गई है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने इसे सनातन परंपरा और आस्था से जुड़ा बताया। देखिए, हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है, इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं, इसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगा जल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसी हमारे शास्त्रों में। धाम के रावल के बयान पर तो निश्चित तौर पर उन्होंने एकदम सही बात कही है कि जो हमारे पंचगव्य को धारण करता है, जो हमारे पंचगव्य को ग्रहण करता है, वो निश्चित तौर पर हमारे सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए आगे आता है। अगर आप हमारे पंचगव्य को ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप सनातन संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। हम भी तो जाने और हम भी तो समझे कि गाय को काटने वाला क्या पंचगव्य में जो गोमूत्र को मिलाया जाता है उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है? ये चीजों से भी तो ये चीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे तीर्थ धाम पूरी तरीके से एक देवभूमि उत्तराखंड को जो जाना जाता है वो पवित्र स्थल है। तो ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं कि आप यहाँ पर घूमने और मनोरंजन करने आए। हम भी आपकी जो अंतर्मन की सनातन संस्कृति के अगाध प्रेम की जो आपकी मंशा है उसको देखना चाहते हैं। आप आइए, पंचगव्य को धारण कर अर्पण कीजिए अपने अंदर और उसके बाद अंदर प्रवेश करिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले फैसला किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी गैर हिंदू को वहां पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने फैसले से पलट गई और उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर के कोई भी वहां पर दर्शन कर सकता है। अब ऐसा ही एक फैसला जो है गंगोत्री धाम से आया है कि वहां पर जो भी दर्शनों के लिए जाएगा वो पहले पंचगव्य का सेवन करेगा। मुझे लगता है कि जो भी चारधाम यात्रा के लिए या तीर्थों में दर्शन के लिए जाता है वो श्रद्धा के लिए से जाता है, उसकी मन्नत होती है, उन धार्मिक स्थलों में उसकी आस्था होती है। बागेश्वर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पीएम श्री विद्यालय जीआईसी गरुड़ के छात्रों ने हिमालय की गोद में स्थित चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक की दुर्गम ट्रैकिंग कर साहस और जीवन कौशल का अनूठा परिचय दिया। 35 छात्र छात्राओं का एक दल ने प्रधानाचार्य जीएस नेगी के नेतृत्व में 3 दिवसीय साहसिक एवं प्रकृति अवलोकन यात्रा पर यहां पहुंचे। करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ ट्रैक के दौरान छात्रों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ा, जिसने इस यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। गवर्नमेंट को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनके द्वारा ही पीएम श्री स्कूलों को एक एडवेंचर और नेचर स्टडी कैंप करने का मौका मिला और इसके तहत हम जो है 3 दिवसीय हमारा एक जो आवासीय कैंप था, एडवेंचर कैंप था, इसके लिए हम जीआईसी गरुड़, पीएम श्री जीआईसी गरुड़ से हम चोपता तुंगनाथ बच्चों को इस ट्रिप पे, इस ट्रैकिंग पे ले गए और कल जो 19 तारीख को बच्चे चोपता से तुंगनाथ
की तरफ को गए और काफ़ी जो उन्होंने देखा वहाँ पर, क्योंकि ये नेचर स्टडी कैंप है तो इसमें बच्चों को नेचर के बारे में भी पता चला कि किस तरीके से नेचर बदलता है। बच्चों ने एक जो स्नोफॉल थी वो देखने को उनको मिला और देखा कि बुरांस जो हमारे यहाँ पर लाल रंग का होता है उधर ऊपर जाते जाते वो गुलाबी और सफ़ेद रंग का हो रहा है। तो बच्चों को इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। थे तुंगनाथ एंड हमारा स्टे रहा था क्या बोलते हैं बसु केदार, जहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ फूलदे का जो त्यौहार होता है वो एक ही दिन मनाया जाता है, बट वहाँ पर अभी तक फूलदे का त्यौहार मनाया जा रहा था और वो लोग अपनी संस्कृति को इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि वो लोग रोड पर जाके बच्चे छोटे छोटे अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्पिरिचुअलिटी अलग अलग देखी हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी और क्लाइमेट चेंज देखा और थोड़ा हमारे लिए भी कठिनाई थी क्योंकि क्लाइमेट भी अचानक बदल रहा था और स्नोफॉल भी देखा हमने बहुत सारा। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां मैदानी इलाकों में धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली तो वहीं ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां अब भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तरकाशी के साथ पूरे उत्तराखंड में रविवार से मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित किया। गंगोत्री, हर्षिल वैली और यमुनोत्री धाम में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश ने जहां एक और धधकते वनअग्नि को शांत किया तो वहीं बागवानी करने वाले काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।